नमस्कार सभी को गार्गी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की वीडियो सीरीज में राष्ट्रपति से संबंधित आपातकालीन शक्तियों के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा की थी। आज उसी आपातकालीन शक्तियों का भाग फर्स्ट जो है राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में उसको अपने रिवाइज करते हुए आगे के वीडियो लेक्चर पर डिस्कशन करेंगे। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में 3 प्रकार की शक्तियां हमने देखी थी। उनमें एक शक्ति जो सबसे पहले हमने डिस्कस की थी वो थी राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में। तो आर्टिकल नंबर 352 जो है, आर्टिकल नंबर 352 जो है, इसी को बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से। हालांकि मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रीय आपातकाल नाम का शब्द संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में इसके लिए जो शब्द दिया हुआ है वो है आपातकाल की उद्घोषणा। आपातकाल की उद्घोषणा ये वर्ड लिखा हुआ है संविधान में, लेकिन इसको पॉपुलर भाषा में या लोकप्रिय भाषा में हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल की संज्ञा देते हैं। अब राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर लगाया जाता है? तो हमने इसके 3 आधार पर चर्चा की थी। युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और तीसरा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अब जब आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाए तब तो हम इसको बोल रहे थे बाह्य आपातकाल, एक्सटर्नल इमरजेंसी के नाम से। और जब यही आपातकाल देश में होने वाले किसी सशस्त्र विद्रोह के समय लगाया जाए तो हम इसको नाम दे रहे थे आंतरिक आपातकाल का। तो 2 प्रकार का आपातकाल हो सकता है, बाहरी आपातकाल और आंतरिक आपातकाल के। फिर एक पॉइंट हमने और भी डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जब ये घोषणा करता है उस समय ये तीनों परिस्थितियों में से कोई परिस्थिति मौजूद हो। कहने का मतलब युद्ध होने से पहले भी आपातकाल लगाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा एहसास हो कि दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण कर सकता है तो इसके आक्रमण करने से पहले भी लगा सकता है। इसी प्रकार से कोई विद्रोह अगर देश में होने वाला है, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबिलियन बोल सकते हैं अपने इसको, आर्म्ड क्रांति बोल सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार की संभावना होने पर भी आपातकाल लगाया जा सकता है। यानी कि ये तीनों घटनाएं घटित होने से पहले भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इनको घटित होने के बाद ही आपातकाल लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आप, अब ये आपातकाल जब लगाया जाएगा तो अपने अगला टॉपिक जो डिस्कस किया था वो यही था कि किसकी सिफारिश पर यह आपातकाल लागू होगा। तो मंत्रिमंडल जो है उसकी लिखित सिफारिश के आधार पर या लिखित सलाह के आधार पर राष्ट्रपति इसको लगाएगा। तो यहां मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि मंत्रिमंडल नाम का शब्द संविधान में केवल एक ही बार आया है और वो एक बार आर्टिकल नंबर 352 में आया है, 352 के अंतर्गत आया। तो आर्टिकल नंबर 352 का पार्ट 3 जो है उसमें एकमात्र मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है। और दूसरा मैंने बताया था ये मौखिक सलाह के आधार पर नहीं करेगा। किस पर करेगा? लिखित सलाह के आधार पर करेगा। तो ये भी मैंने बताया था कि ये मंत्रिमंडल जो शब्द है और लिखित सलाह वाला जो शब्द है ये पहले नहीं था संविधान में, इसको बाद में जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन से। इसके बाद में देखो उद्घोषणा होने के साथ ही आपातकाल लागू हो जाता है उसी समय जैसे ही राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेगा। अब इसकी घोषणा भी मैंने बताया था या तो संपूर्ण देश में लागू रखी जा सकती है या उसके किसी एक भाग में भी इसको क्या किया जा सकता है? लागू किया जा सकता है। तो ये जो प्रावधान जोड़ा गया था किसी एक भाग वाला, ये संविधान संशोधन कौन सा था? हमारा 42वां संविधान। यानी कि 1976 से पहले, 1976 से पहले जब भी देश में आपातकाल लगता था वो पूरे देश में एक साथ लग जाता था। लेकिन 42वें संशोधन से इसमें परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करके यह लिख दिया गया कि संपूर्ण देश में या उसके किसी एक भाग में भी इसको लागू किया जा सकता है। तो इसमें तो एक इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन रहता है वो 42वां रहता है। बाकी जितने भी इसमें चेंजेस हुए हैं लगभग वो सारे 44वें संविधान संशोधन से ही हुए। 42वें से एक चेंज जो हुआ है वो यही है कि किसी एक भाग के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करना। फिर देखिए 38वां संविधान संशोधन एक और है इससे संबंधित। ये जो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है या घोषणा करता है तो पहले इसके अंदर एक शब्द ये लिखा हुआ था कि 38वां संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी के समय में जब आपातकाल लागू किया जा रहा था उस समय, तो इंदिरा गांधी ने इसको क्या किया था? न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर कर दिया था। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति अगर आपातकाल की घोषणा कर देता है तो उसको फिर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब न्यायालय इस बात की जांच नहीं कर सकता कि वास्तव में आपातकाल वाली परिस्थितियां थी या नहीं थी, या राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की तो सही की या नहीं की। इस बात की जांच न्यायालय
नहीं करेगा। और ये शर्त लागू की गई थी कौन से संविधान संशोधन से? 38वें संविधान संशोधन से। लेकिन बाद में जैसे ही 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंदर इस शर्त को हटा दिया गया और इसको वापिस न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में ला दिया गया। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो आपात उद्घोषणा की जाएगी उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायालय उसके ऊपर रिव्यू ले सकता है कि क्या वो सही है या नहीं है राष्ट्रपति की घोषणा। तो वर्तमान में राष्ट्रीय आपातकाल के ऊपर न्यायालय का जो सिस्टम है वो लागू होता है, यानी कि न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। फिर देखिए आप नेक्स्ट मिनट में अवधि टाइम पीरियड कितना है इसका, तो मैंने बताया था एक बार जब ये घोषणा हो जाती है तो 30 दिन के लिए लागू रहती है। 1 माह के लिए बोल दो या 30 दिन के लिए बोल दो। अब इसको 1 माह से ज्यादा अगर जारी रखना हो तो हमें दोनों सदनों के द्वारा कैसा बहुमत चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसको अलग अलग विशेष बहुमत से अगर पारित कर दे तो फिर ये आगे भी जारी रह सकती। तो एक बार उद्घोषणा होने के बाद इसकी अवधि जो है वो कितनी रहेगी? 1 माह रहेगी। संसद अगर इसका अनुमोदन कर देती है तो ये अगले 6 माह तक क्या हो सकती है? आगे बढ़ाई जा सकती है। अब ऐसा 6 माह करके कितनी भी बार किया जा सकता है, लेकिन शर्त दोनों समय एक ही रहेगी कि दोनों सदनों से होनी चाहिए। और कौन से बहुमत से होनी चाहिए? विशेष बहुमत से होनी चाहिए। और विशेष बहुमत का अर्थ मैंने बताया था टोटल सदस्यों का बहुमत प्लस इसके साथ साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कितना? 2/3 बहुमत। कितना? 2/3 बहुमत जो है वो हमें चाहिए। 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन वो होना किसका चाहिए? उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों का। तो ये दोनों शर्तें जब पूरी होती है तो उस बहुमत को हम क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत बोलते हैं। कुल सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए, मतलब मैंने बताया था लोकसभा के अंदर 272 जैसे और राज्यसभा के लिए मान लो 123 सदस्य जैसे, तो दोनों का सामान्य बहुमत भी होना चाहिए, बहुमत भी होना चाहिए सदन का, प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कितना %? 2/3 हिस्सा। दोनों जब पूरे होंगे तब अपने इसको क्या बोलेंगे? विशेष बहुमत बोलेंगे। अब एक बार में तो 6 माह के लिए इसको आगे बढ़ाया हमने, लेकिन मैंने बताया इसको आगे कितनी भी बार ऐसा किया जा सकता है। तो कहने का मतलब आपातकाल की घोषणा अनेक बार आगे बढ़ाई जा सकती है। कहने का मतलब आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी होगी तो ये निश्चित नहीं है। आपातकाल को कितने भी लंबे समय के लिए जारी रखा जा सकता है, लेकिन एक बार में केवल इसको कितना आगे बढ़ा सकते हैं? अपने 6 माह बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपातकाल की अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। इसका मतलब यदि अवधि बढ़ाने से पहले लोकसभा भंग हो जाए, एक कंडीशन ये भी हो सकती है। मान लो 1 माह का समय था, 30 दिन का समय था, और उस 30 दिन के समय के दौरान लोकसभा भंग हो गई हमारी। या ऐसा भी संभव हो सकता है कि मान लो एक बार तो लोकसभा ने आगे बढ़ा दिया था इसको 6 माह के लिए, लेकिन अगले 6 माह पूरे होने से पहले लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में अगर अकेली राज्यसभा ही इसका अनुमोदन कर दे, अकेली कौन कर दे? राज्यसभा इसका अनुमोदन कर दे, तो भी यह घोषणा आगे जारी रहेगी। अकेली राज्यसभा के अनुमोदन से भी इस घोषणा को आगे जारी रखा जा सकता है। लेकिन एक शर्त और भी साथ में यह है कि जब लोकसभा गठित हो जाएगी, अभी तो भंग थी और लोकसभा, नई लोकसभा का क्या हो गया? गठन हो गया। तो जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा और उसका सत्र शुरू होगा, तो शुरू होने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर लोकसभा उसको अनुमोदित कर देगी, तब तो दोनों से अनुमोदन मान लिया जाएगा। राज्यसभा ने तो पहले ही कर दिया था और लोकसभा ने अब 30 दिन के अंदर अंदर उसका क्या कर दिया? अनुमोदन कर दिया, तो उसको आगे जारी रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये लाइन देखो आप, यदि अवधि बढ़ाने से पहले लोकसभा भंग हो जाए तो अकेली राज्यसभा द्वारा इसे अनुमोदन दे दिया जाता है, परंतु पुनः लोकसभा के गठन होने के कितने दिन बाद में? 30 दिन के भीतर भीतर लोकसभा से अनुमोदन प्राप्त होना इसको क्या होगा? आवश्यक होगा। ठीक है, यानी कि दोबारा 30 दिन के अंदर लोकसभा को इसका क्या करना पड़ेगा? अनुमोदन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए आप 44वें संविधान संशोधन से बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी। मैंने बताया था आपको, पहली चीज जो चेंज हो रही थी वो क्या थी? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश। इससे पहले मैंने बताया था हमेशा क्या होता था? मौखिक सिफारिश से इसको लागू किया जा सकता था। प्रधानमंत्री अगर मौखिक रूप से बोल देता था राष्ट्रपति को तो आपातकाल लागू हो सकता था,
लेकिन इसके द्वारा 44वें संविधान संशोधन से इसको क्या बना दिया गया, लिखित बना दिया गया। नंबर एक बात। दूसरी देखो आप, पहले सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, उसकी जगह पहले शब्द क्या हुआ करता था, आंतरिक अशांति, तो इसको बदल दिया गया। तीसरा, आपातकाल का अनुमोदन की अवधि पहले कितनी थी, 2 माह थी, इसको घटा के कितना कर दिया गया, 1 माह कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 1 माह कर दिया गया। पहले अनुमोदन साधारण बहुमत से होता था, बाद में इसका अनुमोदन जो है वो कौन से बहुमत से होने लग गया, विशेष बहुमत से। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। आपातकाल का अनुमोदन अब वर्तमान में संसद कौन से बहुमत से करती है, विशेष बहुमत से करती है। फिर और देखिए आप, आपातकाल पहले जब लागू हो जाता था तो वो अनलिमिटेड टाइम के लिए हो जाता था, लेकिन बाद में इसके लिए प्रावधान किया गया कि अधिकतम इसको एक बार के लिए कितना बढ़ा सकते हैं, 6 माह बढ़ा सकते हैं। 6 माह से इसको रिन्यू करना पड़ेगा आपको। और पहले एक बार अनुमोदन मिल जाता था तो जब तक वापिस नहीं हो जाती घोषणा तब तक ये क्या रहता था, लागू ही रहता था। और फिर आपातकाल की समाप्ति करने के लिए एक नया तरीका लाया गया था, कौन सा, लोकसभा की पहल। बताया था कल मैंने कि 3 तरीके से समाप्त हो सकती है। पहला तरीका तो यही था कि राष्ट्रपति इसको कभी भी वापस ले सकता है, आगे अपने देख लेंगे अभी। तो उसमें एक नया तरीका ऐड किया गया था, कौन सा, लोकसभा की पहल। यह प्रावधान पहले नहीं था। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके जरूर पेपर में किसी न किसी में छपेगा कि कौन सा एक परिवर्तन आपातकाल के दौरान 44वें संविधान संशोधन से नहीं किया गया था। तो इसमें एक ही है जो नहीं किया गया था, 42वें से किया गया था वो, है ना, कि भारत के किसी एक भाग में इसको लागू किया जा सकता है, ये 42वें से कर दिया गया था। बाकी मोस्ट ऑफ दी चेंजेस इसके जितने भी है वो सारे कौन से संशोधन से हुए, 44वें संशोधन से हुए। इस बात को थोड़ा सा बस अपने दिमाग में क्लैरिफाई रखना। और एक हमने और पढ़ा है 38वां संविधान संशोधन। तो 38वें से क्या किया गया था, न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। न्यायिक क्षेत्र से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। लेकिन यहां अपने वो भी बता देते हैं, वापिस न्यायिक पुनरावलोकन के एरिया में ला दिया गया इसको। न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र में दोबारा से क्या कर दिया गया था, इसको ला दिया गया था। कहने का मतलब राष्ट्रपति की घोषणा का दोबारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायालय इसके ऊपर रिव्यू ले सकता है। अगर न्यायालय को लगे कि घोषणा सही नहीं है या संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है तो न्यायालय उस घोषणा को रद्द भी कर सकता है। तो इस घटना को अपने क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं। तो ये जितने भी चेंजेस हुए थे सारे, ये कौन से संशोधन से हुए थे, 44वें संविधान संशोधन से हुए। चलिए नेक्स्ट अपने और पढ़ते हैं, आपातकाल की समाप्ति कैसे कैसे हो सकता है। तो पहला तो मैंने यही बताया था आपको कि राष्ट्रपति आपातकाल को कभी भी क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। कभी भी समाप्त करने का मतलब हमारा यह था कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जब भी राष्ट्रपति को सिफारिश कर दे, जब भी सिफारिश कर दे कि अब आपातकाल को समाप्त कर दो, तो राष्ट्रपति उसी समय ऑर्डर जारी करके आपातकाल को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। इसके लिए किसी संसद के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती, इसमें संसद का कोई रोल नहीं है। राष्ट्रपति आपात उस घोषणा को कभी भी क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। अब दूसरा तरीका यह भी हो सकता है, यदि संसद इसका अनुमोदन न करे तो अधिकतम कितने माह तक लागू रह सकती है, 1 माह तक। 1 माह के अंदर अंदर संसद को अगर आगे बढ़ानी है इसको तो उसको अनुमोदन करना पड़ेगा विशेष बहुमत से। अगर संसद 1 माह के अंदर अंदर ये अनुमोदन न करे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देखा था हमने कि इसकी अधिकतम अवधि कितनी है, 30 दिन या 1 माह। तो 1 माह के अंदर अंदर संसद कोई कार्रवाई नहीं करती इसके ऊपर तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, अगर संसद इसको एक बार बढ़ा भी दे 6 महीने के लिए तो आगे जारी रखने के लिए इसका दोबारा क्या करना पड़ेगा, अनुमोदन करना पड़ेगा। तो 6 माह के बाद में दोबारा अनुमोदन नहीं किया तो भी ये क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो तीसरा तरीका ये है। इसके बाद में लोकसभा एक और प्रक्रिया से भी इसको समाप्त कर सकती है और वो है साधारण बहुमत। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसको क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। इसमें संसद की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना आप। आपात उद्घोषणा को समाप्त करने के लिए संसद की आवश्यकता नहीं है, केवल कौन से सदन की आवश्यकता है, लोकसभा की। स्पेशली याद रखना ये पॉइंट, क्वेश्चन में बन के आएगा कि संसद
साधारण बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके आपातकाल को समाप्त कर सकती है। स्टेटमेंट रॉन्ग है, तथ्य सही नहीं है। संसद का मतलब उसमें राज्यसभा नहीं है। लोकसभा अकेली इसको क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। और उसके लिए भी विशेष बहुमत नहीं चाहिए। कौन सा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। और साधारण बहुमत का मतलब मैंने आपको बताया था कि मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका अगर 50% सदस्य प्लस एक ऊपर अगर पक्ष में है मतदान करने वाले सदस्यों का, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, साधारण बहुमत मान लिया जाएगा। तो साधारण बहुमत के द्वारा इसको लोकसभा क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। इसी को नाम दिया जाता है लोकसभा की पहल। इसी को नाम क्या दिया जाता है, लोकसभा की पहल। इसमें होता क्या है असल में कि अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तब तो लोकसभा इसको साधारण बहुमत से पारित करके और खत्म कर देगी। मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा है या लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, उस समय फिर क्या होगा, लोकसभा के अगर 1/10 सदस्य, कम से कम कितने सदस्य, 1/10, कहने का मतलब लगभग 55 सदस्य अगर लिखित में राष्ट्रपति को सत्र बुलाने का आग्रह करे, सत्र तो चल नहीं रहा है लेकिन राष्ट्रपति को उन्होंने लिखित में दिया कि आप 30 दिन के 1/10 सदस्य ने लिख के दिया कि आप लोकसभा का क्या बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ और उसमें हम इस प्रस्ताव को पारित करेंगे और इसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो राष्ट्रपति को भी 14 दिन के अंदर अंदर विशेष सत्र बुलाना पड़ेगा लोकसभा का। और उस सत्र में अगर साधारण बहुमत से लोकसभा इसको समाप्त करना चाहे तो लोकसभा की तरफ से यह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये जो प्रावधान जोड़ा गया था लोकसभा की पहल वाला, ये अभी मैंने बताया था कौन से संविधान संशोधन से ऐड हुआ, 44वें संविधान संशोधन से, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है ना। तो ये 4 तरीके जो है इनके द्वारा आपातकाल को कभी भी क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में फिर देखते हैं आपातकाल के प्रभाव क्या होंगे। तो प्रभावों को हमने 4 अलग अलग पॉइंट में पढ़ा था। सबसे पहला प्रभाव हम किसका देख रहे हैं, कार्यपालिका का। कार्यपालिका का मतलब मैंने आपको बताया था राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी क्या होगी, मंत्रिपरिषद। तो आपातकाल के ये जो प्रभाव हम पढ़ रहे हैं ये राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव पढ़ रहे हैं। किस पर पढ़ रहे हैं, राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव। तो इसमें अगर कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहने का मतलब मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मैंने बताया था कि संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को क्या दे सकती है, निर्देश दे सकती है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बात अब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद बताएगी, किसको, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो कहने का मतलब वो उनके निर्देशन में काम करना शुरू कर देंगे। किसके निर्देशन में, संघ की कार्यपालिका के निर्देशन में काम करेगी कौन, राज्य की कार्यपालिका। अब यहां विशेष पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, वो बार बार बता रहा हूं मैं आपको, यह ध्यान रखना कि यहां मंत्रिपरिषद भंग नहीं हो रही है। मंत्रिपरिषद काम कर रही है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, बल्कि संघ की कार्यपालिका के निर्देशन में कार्य कर रही है। दूसरी बात, विधानसभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विधानसभा का मुख्य काम होता है विधि बनाना। क्या बनाना, विधि बनाना। अब विधि बनाने वाली जो पावर है वो संसद के पास चली जाती है। किसके पास चली जाती है, संसद के पास। कहने का मतलब विधानसभा इस केस में भी भंग नहीं होती है, ना ही निलंबित होती है, कुछ नहीं हुआ है। वो अपना काम एज इट पहले कर रही थी वैसा ही करती रहेगी। लेकिन फर्क इस बात का आ गया कि पहले विधानसभा ही केवल राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती थी। अब राज्य सूची के विषयों पर कानून विधानसभा के साथ साथ कौन बना सकती है, संसद भी बना सकती है। कहने का मतलब राज्य की जो सूची के जो विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधानसभा के साथ साथ किसको मिल जाता है, संसद को भी मिल जाता है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यहां से प्रश्न पूछता है अक्सर पेपर में कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानसभा भंग कर दी जाती है। नहीं, ना ही तो भंग होती है और नहीं क्या होती है, निलंबित होती है। वो अपना काम एज इट करती रहेगी, लेकिन साथ में समानांतर एक शक्ति और मिल जाती है, किसको, संसद को। तो कहने का मतलब संसद और राज्य दोनों जिस सूची पर कानून बना सकते हैं उस सूची को हम बोलते हैं समवर्ती सूची। क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची।
तो ये जो राज्य सूची थी अब वो किस में बदल गई है, संवर्ती सूची में बदल गई है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल गया है, साथ में संसद को भी मिल गया। और एक बात क्लियर है कि जब भी संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और इधर विधानसभा द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें ज्यादा प्रभावशाली कानून किसका माना जाएगा, संसद का माना जाएगा। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली राज्य का जो विधायी कार्य है वो किसके हाथ में आ जाता है, संसद के हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अब अपने डिस्कस करते हैं। देखिए आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। संसद राज्य सूची के सभी विषयों पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। यह कानून आपातकाल की समाप्ति के कितने टाइम पीरियड बाद तक लागू रह सकते हैं, 6 माह। जैसे आपातकाल समाप्त होगा, समाप्त होने के बाद में 6 महीने तक अधिकतम ये लागू रहेंगे ये कानून। उसके बाद में ऑटोमेटिकली इन कानूनों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएंगे। अगला देखिए, लोकसभा का कार्यकाल भी आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है। यह भी एक पॉइंट देखिए आप, यानी कि आपातकाल जब लगा हुआ है तो इसका मतलब देश में चुनाव होने की संभावना न के बराबर है। देश में चुनाव नहीं हो सकते, और देश में चुनाव डायरेक्टली दो ही चीजों के होते हैं हमारे, या तो लोकसभा के सदस्यों के चुनाव डायरेक्ट होते हैं, या राज्य के जो एमएलए होते हैं, विधानसभाएं होती है, उनके चुनाव डायरेक्ट होते हैं जिसमें जनता वोट डालती। तो लोकसभा और विधानसभा के जब चुनाव नहीं हो सकते, इसका मतलब अगर उनका कार्यकाल, जिसको सामान्य कार्यकाल हम 5 साल बोलते हैं, अगर 5 साल पूरे होने वाले हो मान लो और चुनाव हो नहीं सकते, तो फिर क्या किया जा सकता है, लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल एक एक वर्ष के लिए क्या किए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं। लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल कितने, 1 साल के लिए बढ़ाए जा सकते हैं। 1 साल पूरा होगा फिर दोबारा 1 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं अपने, लेकिन अधिकतम कितना बढ़ा सकते हैं, एक बार में 1 साल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो आप, लोकसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यदि आपातकाल समाप्त हो जाए तो लोकसभा का बढ़ा हुआ कार्यकाल आपातकाल की समाप्ति के कितने माह तक प्रभावी रह सकता है, 6 माह तक। कानून भी 6 माह तक प्रभावी रहेगा और बढ़ा हुआ कार्यकाल भी कितने माह तक प्रभावी रहेगा, 6 माह तक। 6 माह बाद में चुनाव ऑटोमेटिकली करा लिए जाएंगे आपातकाल की समाप्ति के बाद। ठीक है, तो विधायी प्रभावों में हमने एक तो देखा कि राज्य सूची वाले विषयों पर कानून कौन बना रही है, संसद बना रही है, और दूसरा हमने प्रभाव देखा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कार्यकाल 1 वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा एक बार हुआ भी है जब हमारी 5वीं लोकसभा चल रही थी और इधर से आपातकाल लगा हुआ था देश में, तो 1976 में समाप्त होना था 1975 में, और उसी समय आपातकाल लग गया, तो एक साल के लिए 2 बार बढ़ाया गया था 5वीं लोकसभा का कार्यकाल। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए कि कौन सी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल अधिकतम रहा था। वैसे तो अपने आगे जब लोकसभा संसद पढ़ेंगे उसमें और डिस्कस करेंगे इसको, तो सामान्य कार्यकाल तो 5 साल ही होता है, लेकिन यही एक ऐसी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया था, 5 साल से ज्यादा हुआ था। तो सबसे लंबे कार्यकाल वाली लोकसभा अगर देखें तो वो यही थी, जो आपातकाल में 1 साल टाइम पीरियड बढ़ा के इसका कार्यकाल ज्यादा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर देखिए आप। अब देखिए ये पॉइंट जो मैं भी आपको विशेष बता रहा था वो यहां ध्यान रखिए आप। राज्य की विधानसभाएं न तो निलंबित होती है और न ही क्या होती है, भंग होती है। इस बात को विशेष रूप से बता रहा हूं, ध्यान रखना इसका। बल्कि केंद्र राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन जो होता है ना, वो भंग हो जाता है। शक्ति विभाजन भंग होने का मतलब हमारा ये कि संघ सूची और राज्य सूची अब अलग अलग नहीं रहती है। राज्य सूची किस में बदल जाती है, संवर्ती सूची में बदल जाती है। राज्य सूची किस में बदल जाती है, संवर्ती सूची में। तो पहले जो शक्ति विभाजन किया हुआ था 3 अनुसूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में, अब वो विभाजन भंग हो गया है। ठीक है ना, आगे देखिए आप। अब मैंने बताया कि जब भी आपातकाल लगेगा तो राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। कौन बनाएगी, संसद। लेकिन संसद कानून तभी बना सकती है जब क्या चल रहा हो, सत्र चल रहा हो। क्या चल रहा हो, सत्र चल रहा हो, सेशन चल रहा हो, तभी कानून बनाएगी। अब अगर सत्र नहीं चल रहा हो और फिर अगर कानून बनाने की आवश्यकता पड़े, ऐसी कोई कंडीशन उत्पन्न हो जाए जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और अचानक किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए,
तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है जिसको बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं? अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश एक प्रकार के अस्थायी कानून होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी कानून होते हैं जो थोड़े समय के लिए लागू रह सकते हैं। आगे पढ़ेंगे अपने अध्यादेश के बारे में सारी डिटेल। तो अब तक तो क्या होता था, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की जो पावर होती थी वो केवल संघ सूची पर हुआ करती थी। किस पर होती थी? संघ सूची। यानी कि राष्ट्रपति केवल संघ सूची के विषयों पर ही अध्यादेश जारी कर सकता था। लेकिन अब राष्ट्रपति, चूंकि सारी पावर संसद के पास आ चुकी है, इसलिए राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, संघ सूची पर तो कर ही सकता है, और इसके साथ साथ राज्य सूची जो अब किस में बदल गई है? समवर्ती सूची में बदल गई। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी उसको मिल जाती है। ठीक, फिर देखिए आप, आपातकाल में राज्य सूची समवर्ती सूची बन जाती है, और यानी संसद जो होती है वो राज्य सूची पर कानून निर्माण की उसको क्या मिल जाती है? समानांतर शक्ति मिल जाती है। यह समानांतर शक्ति इसलिए है क्योंकि विधानसभाएं न तो निलंबित हुई है और न ही क्या हुई है? भंग हुई है। इसका मतलब ये अपना काम एज इट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके साथ साथ काम करने का अधिकार किसको मिल गया है? संसद को। तो अगर ऐसी कंडीशन बने तो कहने का मतलब राज्य सूची पर कानून निर्माण की समानांतर शक्ति किसको मिल सकती है? संसद को मिल सकती है। तो ये विधायी प्रभाव है। कानून बनाने की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेंगे आपातकाल के दौरान, उसको हमने देखा। तीसरे प्रकार के प्रभाव जो है वो है हमारे पास वित्तीय प्रभाव, फाइनेंशियल इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल इफेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या संघ सरकार कई प्रकार के टैक्स लगाती है और उन टैक्स का पैसा कलेक्ट करती है। उन टैक्स को क्या करती है? कलेक्ट करती है, संग्रहित करती है। लगाती कौन है? केंद्र सरकार। कलेक्ट करती है केंद्र सरकार। अब जितना भी पैसा केंद्र सरकार के पास इकट्ठा हुआ है, उस पैसे का आगे वो राज्यों में वितरण करती है दोबारा। किस फॉर्मूले से करती है, किस तरीके से करती है, वो तो बाद की बात है। अभी हम ये देख रहे हैं कि राज्यों के द्वारा या राज्यों से वसूले गए जो टैक्स होते हैं, उन टैक्स का पुनर्वितरण करती है कौन? संघ सरकार। अब अगर आपातकाल लगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में संघ सरकार ये जो धन का बंटवारा कर रही थी, जो टैक्स के पैसे का रिन्यू कर रही थी या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, उसके अंदर वो चाहे तो क्या कर सकती है? कटौती कर सकती है। उसके अंदर क्या कर सकती है? कटौती कर सकती है। तो ये फाइनेंशियल इफेक्ट है। केंद्रीय करों में राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी में क्या की जा सकती है? कटौती की जा सकती है। राज्यों का जितना पार्टनरशिप है, जितना उनका हिस्सा है, डिविडेंड है, उसके अंदर क्या की जा सकती है? कमी की जा सकती है। और दूसरी बात, केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले जो ग्रांट होते हैं, अनुदान होते हैं, जो केंद्र की तरफ से राज्यों को सहायता मिलती है, ठीक है, मान लो गरीबी योजनाएं, सड़क बनाने के लिए किसी भी तरीके से अनुदान दिया जाता हो, उस अनुदान में भी क्या की जा सकती है? कटौती की जा सकती है। समझिए बात आप? यानी कि टैक्स में भी कमी की जा सकती है और साथ में अनुदान में भी कमी की जा सकती है, ग्रांट में भी कमी की जा सकती है। तो ये दोनों इफेक्ट देखने को मिलेंगे वित्तीय प्रभाव। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, बजट का कहीं उल्लेख नहीं आया है। राज्य के बजट का कहीं उल्लेख नहीं आया है। मतलब राज्य का जो वित्त मंत्री है वो बजट जारी कर सकता है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन वो संघ की कार्यपालिका के दिशा निर्देश में बजट जारी करेगा। बजट जारी करने के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई। ध्यान रखना ये बात। यह प्रश्न बन के आता है कि आपातकाल के दौरान राज्य का बजट संसद पारित करती है? नहीं, विधानसभा अपना काम कर रही है, इसका मतलब कार्यपालिका भी अपना काम कर रही है। लेकिन फर्क बस इतना ही है कि बजट जब भी जारी होगा तो संघ सरकार या संघ की कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के निर्देशन में जारी होगा। इतना सा ही फर्क है। ठीक है ना? चलो लास्ट अपने इसमें पढ़ना है मूल अधिकारों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, फंडामेंटल राइट्स पर क्या पड़ता है। तो इसमें मैंने दो आर्टिकल बताए थे आपको, आर्टिकल नंबर 358 और 359। 358 का संबंध केवल एक ही फंडामेंटल राइट से है, और वो है कौन सा? आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19। बाकी मूल अधिकारों का वर्णन तो आता है 359 में। आर्टिकल नंबर 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं दी हुई है, हमें इंडिविजुअल फ्रीडम्स दी हुई है।
ये व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जैसे ही आपातकाल लगेगा वैसे ही ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाएगी। इसके लिए राष्ट्रपति को कोई ऑर्डर जारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ऑटोमेटिकली डिलीट या निलंबित कब होगी? डिलीट नहीं, ऑटोमेटिकली निलंबित कब होगी? जब आपातकाल लगाया जाए युद्ध के आधार पर या बाह्य आक्रमण के आधार पर। दो ही सूरत में ये ऑटोमेटिकली डिलीट होती है, सॉरी ऑटोमेटिकली निलंबित होती है। डिलीट नहीं कहेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगी? निलंबित होती है। जब आपातकाल किस आधार पर लगाया गया है? युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया है। अगर आपातकाल आंतरिक आधार पर लगाया जाए तो फिर राष्ट्रपति को ऑर्डर जारी करके इनको निलंबित करना पड़ेगा, स्वतः निलंबित नहीं होंगी। तो आर्टिकल 358 के अंतर्गत जब आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाए तो आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताएं ऑटोमेटिकली स्वतः क्या हो जाती है? निलंबित हो जाती है। ठीक है, निलंबित होने का मतलब हमारा है कि अब व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता, न्यायालय जाकर मूल अधिकारों को लागू नहीं करवा सकता। कोर्ट जाने का उसका अधिकार क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। तो आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताएं 358 के अंतर्गत ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? निलंबित हो जाएगी। लेकिन आपातकाल कैसा होना चाहिए? युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद जितने भी मूल अधिकार बच गए उन सब का उल्लेख आता है अनुच्छेद नंबर 359 में। और इसमें भी एक बात कही गई है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी मूल अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित करेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होंगे। राष्ट्रपति को ऑर्डर पास करना पड़ेगा और उस ऑर्डर में वो टाइम पीरियड भी लिखेगा कि कितनी समय के लिए ये निलंबित किए जा रहे हैं, कौन से किए जा रहे हैं। हो सकता है सारे ही मूल अधिकार निलंबित कर दे 20-21 को छोड़कर, या हो सकता है कोई 4 कर दे, 3 कर दे, 2 कर दे। वो राष्ट्रपति की और परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, समझिए। तो 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति यदि चाहे तो अन्य मूल अधिकारों को भी क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। ठीक है, लेकिन यह चीज ध्यान रखना कि आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। देखेंगे अपने आर्टिकल 20 में क्या है और 21 में क्या। ठीक है, आगे बात करेंगे अपने। अभी तो अपने आर्टिकल नंबर आप ध्यान रखिए, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये किसी भी आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं हो सकते। ना तो युद्ध के आधार पर हो सकते हैं, ना बाह्य आक्रमण के आधार पर हो सकते हैं, और न ही सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो सकते हैं। समझिए बात। तो मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आर्टिकल 2 बताते हैं हमें, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 के रूप में। ठीक है, चलिए अब व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आज तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो अब तक राष्ट्रपति आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार लगा, 3 बार लगा है। पहला तो तब लगा था जब हमारे देश पर बाहरी आक्रमण किया था किसने? चीन ने। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उस समय यह आपातकाल लगाया गया और इसकी समय अवधि 1968 तक थी। कब तक थी? 1968 तक। और इस हिसाब से ये भारत का सबसे लंबी अवधि वाला आपातकाल था, सबसे लंबे टाइम पीरियड तक चला। अब इसी दौरान 1965 के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था। लेकिन चूंकि आपातकाल पहले से चल रहा था इसलिए नया आपातकाल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। वही पुराने वाला आपातकाल था, उसी को आगे जारी रखा गया था। तो इस समय भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने यह आपातकाल लगाया था उनका नाम क्या था? एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन के नाम से। तो आपातकाल लगाने वाले प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के कौन थे? एस राधा कृष्णन। और उस समय प्रधानमंत्री पद के ऊपर जवाहरलाल नेहरू काम करते। ठीक है, दूसरा आपातकाल उस समय लगा था जब पाकिस्तान ने दोबारा हमारे देश पर आक्रमण किया था। बांग्लादेश जो देश बना था उस समय भारत पर आक्रमण होता है किसका? पाकिस्तान का। तो ये 71 से लेकर 77 के बीच में लागू रहा था। तो ये बाहरी आक्रमण के आधार पर यह लगाया गया था, बाहरी आक्रमण के आधार पर यह लगाया गया। और इस समय भारत के राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? वीवी गिरी थे। और प्रधानमंत्री के रूप में जो थे वो कौन थे? इंदिरा गांधी। तो वीवी गिरी और इंदिरा गांधी। अब यह आपातकाल तो चल रहा था 71 से 77 वाला तो, लेकिन देश में इस चलते हुए आपातकाल के बीच में एक और आपातकाल लगाया गया। यह तो बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जा रहा था, और जो नया आपातकाल लगाया जा रहा था वो किस आधार पर लगाया जा रहा था? आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया था। यह तो किस पर चल रहा था? बाह्य आक्रमण के आधार पर, और ये आंतरिक अशांति के नाम पर।
इसका मतलब एक पॉइंट और क्लियर हो जाता है कि एक समय में एक से अधिक आपातकाल भी लगाए जा सकते हैं। ये बात समझ आ रही है आपको? एक टाइम पीरियड में एक से अधिक आपात उद्घोषणाएं भी राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका एक उदाहरण हम ये देख ही रहे हैं कि 1971 से शुरू हुआ आपातकाल समाप्त कब हुआ? 1977 में। लेकिन इसी दौरान 25 जून 1975 को नया आपातकाल लगवा दिया गया। लेकिन इसका आधार बाह्य आक्रमण था और इसका आधार क्या रखा गया? आंतरिक अशांति रखा गया। तो यह आपातकाल प्रभावी रहा था 21 मार्च 1977 तक। और की डेट तो नहीं पूछी जाती, लेकिन इसकी डेट एक दो बार पेपर में पूछी गई कि आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल कब लगाया गया। तो ये डेट आप याद रखना, 25 जून 1975। अभी जून का महीना गया पीछे, और संसद में आपको ध्यान, और लोकसभा में इस पर हंगामा भी हुआ था जब नई सरकार गठित हुई और उसने 25 जून पर राष्ट्रीय आपातकाल के ऊपर एक मोशन लेके आए, वो एक प्रस्ताव लेके आए, निंदा प्रस्ताव के रूप में या दूसरे प्रस्ताव के रूप में। तो उसमें चर्चा हुई थी इसके ऊपर कि हम राष्ट्रीय आपातकाल के ऊपर चर्चा करेंगे। विपक्षी पार्टी को एक तरीके से दबाने के लिए कह सकते हैं, ठीक है, उसको अपना ध्यान विचलित करवाने के लिए। तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल वाली घोषणा हो रही थी, ये आंतरिक अशांति के नाम पर हो रही थी। तो राष्ट्रपति इस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सेम थी हमारी, कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी 71 से 77 वाले में भी इंदिरा गांधी है, और उसी दौरान बीच में दूसरा आपातकाल लगाया गया था, तब भी प्रधानमंत्री के रूप में कौन थी? इंदिरा गांधी। तो सबसे ज्यादा आलोचना जो की गई थी, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज जो आपातकाल हुआ था, वो यही हुआ था, इंदिरा गांधी वाला। इसके संबंध में कहा जाता है कि आपातकाल लगा नहीं था, बल्कि इसको थोपा गया था। थोपा इसलिए गया था क्योंकि इंदिरा गांधी ने अकेले ही डिसीजन लेके इसको लागू करवा दिया था, अपनी मंत्रिपरिषद से राय ली नहीं थी। इसीलिए जब इसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई, तो जैसे ही 1978 में नए चुनाव हुए और नई सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार, तो उसने आते ही सबसे पहले ये जितने भी प्रावधान थे इन सबको बदला, और उन्होंने एक नया संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन। तो वो इसीलिए किया ताकि आने वाले समय में कोई प्रधानमंत्री ऐसा ना हो जो अपनी मर्जी से देश के अंदर क्या लगा दे? आपातकाल लगा। उसकी शर्तें इतनी कठिन बना दो कि उसको आगे जारी रखना वास्तविक परिस्थितियों में ही संभव हो। ऐसी परिस्थिति जो हो ही ना, मान लो, और फिर उसके ऊपर अगर अपने आपातकाल लगाएं, तो वो देश के अंदर क्रिटिसाइज होगा, आलोचना होगी उसकी। इसीलिए तीसरे आपातकाल की समाप्ति के तुरंत बाद 44वां संविधान संशोधन लाया गया, और राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर मेजर लेवल पे बड़े चेंजेस किए गए। ठीक है, तो ये आज तक आपातकाल जो है वो लागू रहा है 3 बार देश के अंदर। तो ये जितनी भी शक्तियां थी जो हमने पढ़ी है, वो आर्टिकल नंबर 352, कौन से नंबर की थी? 352, 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है, वो सारी शक्तियां हमने राष्ट्रपति की इसके संबंध में पढ़ी। अब अपने बात करते हैं राष्ट्रपति की सेकेंड इमरजेंसी पावर्स की, जिसको नाम दिया जाता है राष्ट्रपति शासन। क्या नाम है? राष्ट्रपति शासन। अब ये वर्ड भी मैंने आपको बताया कि ये संविधान में नहीं है, हमारे संविधान में इस नाम का कोई शब्द नहीं है। संविधान में इसके लिए जो शब्द काम में लिया गया वो ये है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता, ये इसका लोकप्रिय नाम है, पॉपुलर नेम है। इसके लिए 2 शब्द और भी काम में आते हैं, राज्य आपातकाल, कई बार ये भी लिखा जाता है। इसका एक और नाम भी है, क्या है? राज्य आपातकाल। ध्यान रखना आप ये बात, कई बार लिख देता है प्रश्न के अंदर। राज्य आपातकाल का मतलब राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल तो वो है जो हमने 352 में पढ़ा है, ये राज्य के अंदर लगने वाला आपातकाल है, इसलिए इसका नाम क्या है? राज्य आपातकाल। कई बार इसके लिए संवैधानिक आपातकाल शब्द भी लिखा मिल जाएगा आपको। कौन सा आपातकाल? संवैधानिक आपातकाल। तो ये तीनों इसके पॉपुलर नेम है, संविधान में इस प्रकार का नाम नहीं। राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, इनका संविधान में उल्लेख है नहीं है। संविधान में इसके लिए जो उल्लेख आता है वो किसका आता है? संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। जो हमारे संविधान का सिस्टम है उसकी फेल्योर अगर हो गई है, विफलता अगर हो गई है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब ये संवैधानिक तंत्र की विफलता है क्या? इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको परिभाषित कैसे करेंगे?
तो संविधान में इसको परिभाषित तो नहीं किया गया है। संविधान हमारा यह नहीं बताता है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता हम किसको बोलेंगे, किस कंडीशन को बोलेंगे ताकि उसके ऊपर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली कुछ ऐसी चीजें हमारे संविधान में जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये बातें अगर हो जाए तो उसको हम संवैधानिक तंत्र की क्या मान लेंगे, विफलता मान लेंगे। तो ऐसी कौन सी बातें हो सकती है जो संवैधानिक तंत्र की विफलता में शामिल हो सकती है? इसमें सबसे पहले एक आर्टिकल है 365। कौन सा आर्टिकल है? 365। देखो ये ध्यान रखना आप, ये 365 है और वो 356 जिसमें हम पढ़ रहे हैं, ये आपस में इंटरचेंज हुए हैं। वो 56 है और ये क्या है, 65 है। एक दो बार ये प्रश्न पूछा गया ऐसा कि राष्ट्रपति शासन को लगाने का आधार कौन सा अनुच्छेद है, आधार कौन सा अनुच्छेद है, और उसमें उन्होंने दे दिया 356। तो सब ऐसे ही करके आगे उसको कि 356 में ही तो लगता है राष्ट्रपति शासन। वो पूछ रहा था कि इसका आधार क्या है, उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में आता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने का एक आधार जो हो सकता है वो आर्टिकल नंबर 365 हो सकता है, और भी कई आधार हो सकते हैं, लेकिन उन आधारों में एक आधार जो किसी आर्टिकल में दिया हुआ है, किसी अनुच्छेद में दिया हुआ है, वो है अनुच्छेद नंबर 365। और इस 365 के अंतर्गत एक बात लिखी हुई है कि अगर संघ सरकार चाहे तो वो राज्यों को निर्देश दे सकती है। राज्यों को क्या दे सकती है? निर्देश दे सकती है। अभी हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आपातकाल पीछे, उसमें भी हमने देखा था कि संघ की सरकार जो है वो राज्यों की कार्यपालिका को क्या दे सकती है? निर्देश दे सकती है। लेकिन वो तो तब दे सकती है जब आपातकाल लगा हुआ है। इवन सामान्य परिस्थिति में भी संघ की सरकार राज्यों को क्या दे सकती है? निर्देश दे सकती है। अगर राज्य इन निर्देशों की पालना नहीं करते हैं, अवहेलना करते हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं पालना करने में असमर्थता दर्शाए, अगर कि हमारे से तो ये निर्देश पालन नहीं होंगे, ठीक है, मान लो हमारी देश की कोई एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मान लो जैसे किसी राज्य के अंदर मान लो दंगे शुरू हो गए, सपोज दैट कोई दो समुदायों के बीच में, और संघ सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे रही है कि आप इस तरीके से काम कीजिए, और राज्य सरकार उसको मानने से क्या कर रही है? इनकार कर रही है, उस आदेशों की, निर्देशों की क्या कर रही है? अवहेलना कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में राज्य की सरकार को संवैधानिक रूप से फेल माना जाता है, जो संघ के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसके अलावा प्रैक्टिकली और भी कई आधार हो सकते हैं जो किसी आर्टिकल में नहीं दिए हुए हैं, बल्कि वैसे ही दिए हुए हैं, वैसे ही मान सकते हैं अपने इनको। क्या? जब राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, जैसा मैंने अभी बताया दंगे हो रहे हैं, ठीक है, या और कोई परिस्थितियां ऐसी बन रही है राज्य के अंदर कि राज्य का जो प्रशासन है वो फेल हो गया, पुलिस प्रशासन फेल हो गया, प्रशासनिक आमला जो है या प्रशासनिक अधिकारी जो है वो फेल हो गए, मान लो उस तंत्र को संभाल नहीं पा रहे हैं, सपोज दैट जैसे मान लो बाबरी मस्जिद कांड हुआ, सपोज दैट, तो उस समय बाबरी मस्जिद जब ढाई जा रही थी तो हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में आपस में क्या हो गए थे? विवाद पैदा हो गए थे, और उस समय की सरकारें उनको निपटने में नाकामयाब हो रही थी। तो ऐसी कंडीशन में उस राज्यों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ा हुआ मानकर उन पर राष्ट्रपति शासन लगाए गए, जिसमें अपना राजस्थान भी शामिल था। 1992 में हमारे भी यहां राष्ट्रपति शासन लगा था। इसके अलावा क्या है? अगर राज्य के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ जाए और अपराध बढ़ जाए, बहुत ज्यादा हिंसा होने लग जाए, गुंडागर्दी ज्यादा होने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी राज्य की क्या मानी जाएगी? विफलता मानी जाएगी। और क्या हो सकता है? राज्य के अंदर दल बदल की बढ़ती हुई घटनाएं, लोग सांसद एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से संवैधानिक तंत्र की क्या माना जाएगा? विफलता माना जाएगा। और क्या हो सकता है? त्रिशंकु विधानसभा, ये भी एक वर्ड देखिए आप। मान लो आम चुनाव हुए, विधानसभा के आम चुनाव हुए, और उन चुनावों में 4 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, मान लो, या 4 बड़ी पार्टियां थी, और चारों बड़ी पार्टियों में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लिया हो। जैसे मान लो राजस्थान की विधानसभा की 200 सीटें, सरकार बनाने के लिए हमें 101 सीटें चाहिए कम से कम। अब कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसके पास 101 सीटें थी, तो ऐसी कंडीशन में विधानसभा को हम बोलते हैं त्रिशंकु विधानसभा, 3 कोनों पे अटक गई है।
किसको सरकार बनाने का मौका दें हम? तो ऐसी कंडीशन में जब त्रिशंकु विधानसभा बन जाए और कोई भी दल सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आए, कोई भी दल सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आए, तो उस समय त्रिशंकु विधानसभा को मानते हुए उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, जब तक कि कोई दल पहल ना कर ले कि हां मैं बहुमत साबित करूंगा, 101 सीटें मैं कैसे भी करूं, मेरे सहयोगी गठबंधन दलों से करूं, चाहे मैं दूसरी पार्टी से सहयोग लेकर करूं, मैं 101 का आंकड़ा प्राप्त करके दिखा दूंगा। उस समय तक उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन को लागू रखा जाएगा। और अगर ये लॉन्ग टाइम तक चलती रहे ऐसे ही त्रिशंकु विधानसभा, तो फिर नए चुनाव की घोषणा होती है, फिर नए चुनाव करवाए जाते हैं, उन चुनावों में आगे फिर आगे के कंडीशन देखते। तो ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। हालांकि इसको अपने संवैधानिक तंत्र की विफलता में तो नहीं काउंट करेंगे, लेकिन ये कह सकेंगे कि कोई भी सरकार जो है वो, कोई भी पार्टी जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं। तो इन सारी स्थितियों के अंदर संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ राज्यों के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में है? राज्यों के संदर्भ में। राज्यों के अलावा अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर कोई विधानसभा है, या कोई वैसे यूनियन टेरिटरी है हमारी, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, उसके अंदर ये 356 लागू नहीं होता है। यह बात भी ध्यान रखना। मान लो दिल्ली के अंदर या पुदुचेरी के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है। यह बात केवल और केवल भारत के किसके लिए लागू होती है? राज्यों के लिए लागू होती है। कहने का मतलब जो हमारे 28 स्टेट्स जो हैं, 28 जो हमारे राज्य हैं, उनके संबंध में ये 356 की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता। अगर दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पुदुचेरी में, अंडमान निकोबार में कहीं भी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो राष्ट्रपति अपना प्रशासक अलग से चलाता है। आर्टिकल 356 का प्रयोग वहां नहीं होता। यह प्रयोग केवल और केवल किसमें होता है? राज्यों का संवैधानिक तंत्र फेल होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर जो हमने पढ़ा वो राष्ट्रपति शासन की आधार क्या हो सकते हैं इसको लगाने का, उसके बारे में हमने बात की। तो एक तो आधार इसके अंदर हो सकता है आर्टिकल नंबर 365, और भी इसके संबंध में कई सारी बातें जो आगे अपने चर्चा करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो अगला कल का वीडियो लेक्चर इसी को अपने आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति शासन की और जो बाकी चीजें हैं उनके ऊपर अपने डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।